देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा और गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने डेनियल सेल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को काम में लेकर डेनियल सेल का निर्माण किया जाता है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड विभव का मापन। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव के मापन से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड विभव किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का निर्माण जब होता है जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वहां पर दो प्रकार की प्रक्रिया होने की संभावना रहती है। तो देखिए बच्चों, वहां पे क्या होता है, वहां पे दो प्रकार की क्रिया होने की संभावना होती है। देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए ये कोई धातु की छड़ है और धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डिप करके रखा हुआ है। ठीक है, ये कोई धातु की छड़ है, धातु की छड़ है, एम यानी मेटल धातु को प्रदर्शित कर रहा है। ये धातु की छड़ है और उसको उसके लवण के विलयन में हम लोगों ने डुबो कर रख रखा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दो तरीके की प्रक्रिया हो सकती है। एक प्रक्रिया तो ये हो सकती है कि जो ये लवण का विलयन है, भाई जो धातु के लवण का ये विलयन है, इसमें से धातु आयन, देखिए बच्चों, इसमें से जो धातु आयन है वो धातु की छड़ पे जाएं, ठीक है, और धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन होकर यहाँ पर क्या हो जाए, जमा हो जाए या निक्षेपित हो जाए। वापस समझने की कोशिश करना कि एक प्रक्रिया तो ये हो सकती है कि यहाँ विलयन में से जो धातु आयन है वो धातु आयन धातु के पास जाए और धातु से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाए, वो उदासीन हो जाए और इस धातु पर जाकर निक्षेपित हो जाए या जमा हो जाए। क्लियर है? तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी। मान लीजिए ये कोई धातु आयन है, ठीक है बेटा, एन का मतलब है यहाँ पे कोई आवेश को प्रदर्शित कर रहा है कि आवेश कुछ भी हो सकता है। देखिए बच्चों, जो यहाँ पे N+ लगाया है इसका मतलब है धातु पर आवेश, कुछ भी आवेश हो सकता है। तो मान लीजिए ये धातु आयन है, इस धातु आयन ने जब इलेक्ट्रॉन ले लिए, धातु की छड़ पे जाके जब वहां से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो लीजिए ये किस में बदल गया, धातु में बदल गया। और ये धातु कहाँ पे जाके जमा हो जाए, इस इलेक्ट्रोड पे जाकर जमा हो जाए या इस इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाए, निक्षेपित हो जाए। तो इस परिस्थिति में जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है या ये धातु की जो छड़ है, देखिए बच्चों, इस परिस्थिति में जो ये धातु की छड़ है वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनात्मक। तो एक प्रक्रिया तो ये हो सकती है वहां पे। दूसरी प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि जो ये धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ से जो धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहीं पर त्याग कर कहाँ आ जाए, इस विलयन में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि धातु है, धातु क्या करे, इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, यानी धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए और जैसे ही धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, लीजिए भाई ये धातु किस में बदल गई, धातु आयन में बदल गई। और ये जो धातु आयन है वो कहाँ आ जाए, यहाँ पे विलयन में आ जाए। ठीक है, अब इस परिस्थिति में क्या होगा, इस परिस्थिति में ये धातु की छड़ कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दो प्रकार की प्रक्रिया होने की संभावना होती है, लेकिन साम्यावस्था पर क्या होता है, साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है और अपनी अभिक्रिया की प्रकृति के अनुसार जो इलेक्ट्रोड है वो या तो धनावेशित हो जाएगा या ऋणावेशित हो जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से धातु की छड़ और जो हमने ये लवण का विलयन लिया है जिसे हम वैद्युत अपघट्य भी कह सकते हैं, तो क्या होता है, देखिए धातु की छड़ और वैद्युत अपघट्य के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभवांतर को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर है? तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर किस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव, किसी भी इलेक्ट्रोड का निर्माण धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में रखकर किया जाता है। इससे दो प्रकार की क्रिया होती है। देखिए बच्चों, ये दोनों क्रियाएं मैंने आपको समझा दी है, अभी मैंने आपको दोनों क्रियाएं समझा दी है। एक बार हम यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं। देखिए पहली क्रिया क्या होती है, धातु आयन विलयन से निकलकर इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाए, निक्षेपित हो जाए। समझाया मैंने अभी आपको। भाई एक प्रक्रिया ये हो सकती है कि धातु आयन विलयन में से इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो जाए, निक्षेपित हो जाए। तो इलेक्ट्रोड पे कब कैसे निक्षेपित होंगे, जब वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। तो देखिए
क्या अभिक्रिया होगी? ये कोई धातु आयन है, मैंने अभी आपको समझाया है धातु आयन है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करिए, लीजिए भाई ये धातु में बदल गई और धातु वहां पे जाके जमा हो गई छड़ पे। इससे इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि अब इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा या धनावेशित हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, धातु परमाणु छड़ से आयन के रूप में विलयन में चले जाते हैं, जिससे छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए बच्चों, दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है? दूसरी प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि जो धातु परमाणु है वो छड़ से आयन के रूप में विलयन में चले जाते हैं, जिससे छड़ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए समझिए अभिक्रिया को, ये कोई धातु है, लीजिए भाई धातु बदल गई किस में? धातु आयन में, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इसमें से बाहर निकल गए। अरे भाई मैंने अभी आपको समझाया तो ये अभिक्रिया कि भाई धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते ही धातु आयन में बदल गई है, और ये आयन किस में चले जाएंगे? विलयन में चले जाएंगे। तो देखिए ये अभिक्रिया हो गई। अब देखिए, साम्यावस्था पर आवेशों का पृथक्करण हो जाता है। देखिए बच्चों, साम्यावस्था पर क्या होगा? आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, एवं दोनों अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष, समझने की कोशिश करना भाई, दोनों अभिक्रियाओं की प्रकृति के अनुसार जो इलेक्ट्रोड होता है वो विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, इससे इलेक्ट्रोड तथा वैद्युत अपघट्य के मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए ये चीज़ मैं अभी आपको अच्छे से डायग्राम बना के भी समझा चुकी हूँ कि भाई क्या होगा, इससे इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघट्य के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर पैदा होता है, उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आगे देखिए, 298 केल्विन ताप पर जब अर्ध अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल 1 इकाई होती है, 1 m, 1 इकाई होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है 298 केल्विन ताप पर किसी भी इलेक्ट्रोड की सभी स्पीशीज की सांद्रता अगर इकाई होती है तो उस समय जो उस इलेक्ट्रोड का विभव होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आगे देखिए, गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। देखिए ये पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ भाई, पिछले वीडियो में जब हम लोगों ने गैल्वेनी सेल के बारे में पढ़ा तब मैं आपको बता चुकी हूँ कि वह अर्ध सेल, देखिए बच्चों अर्ध सेल को हम इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं। भाई किसी भी गैल्वेनी सेल में आपको पता है 2 तरीके के इलेक्ट्रोड होता है, एक एनोड होते हैं और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं या अर्ध सेल भी कह सकते हैं। तो देखिए गैल्वेनी सेल का वह अर्ध सेल या वह इलेक्ट्रोड जिसमें ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। आगे देखिए, जिस दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। देखिए बच्चों, जिस दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। IUPAC के अनुसार मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। देखिए बच्चों, IUPAC के अनुसार क्या है कि IUPAC के अनुसार जो मानक अपचयन विभव होता है उस मानक अपचयन विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है। इसे E नोट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? E नोट से दर्शाते हैं। आगे देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव के मापन से पहले हमें एक छोटा सा पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, वो है सेल विभव तथा सेल विद्युत वाहक बल के बारे में कि सेल विभव क्या होता है और सेल विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर सेल विभव या विभवांतर कहलाता है। देखिए वापस ध्यान दीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि जब परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो गैल्वेनी सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर क्या कहलाता है? या तो सेल विभव कहलाता है या विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्ट में मापा जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन जब परिपथ में धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो दोनों इलेक्ट्रोडों का विभवांतर
सेल का विद्युत वाहक बल या सेल वोल्टता कहलाता है। देखिए बच्चों, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो उस परिस्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के विभवों का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इस विद्युत वाहक बल को EMF के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। EMF, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये था हमारे सेल विभव और जो सेल का विद्युत वाहक बल है उसके बारे में थोड़ा आइडिया देना कि भाई सेल विभव क्या होता है और सेल विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे किया जाता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव का मापन, देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है या जिसे हम कह सकते हैं अर्ध सेल, उस अर्ध सेल का अकेले का इलेक्ट्रोड विभव नहीं मापा जा सकता। अगर हमें किसी भी अर्ध सेल का या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम में लेना पड़ता है। कहने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को किसी दूसरे ज्ञात विभव वाले जो इलेक्ट्रोड है उसके सापेक्ष ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो संदर्भ इलेक्ट्रोड या ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के यूज में जो काम में लिया जाता है वो होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वापस समझने की कोशिश करना बच्चों। देखिए, ये कहा जाता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है उस इलेक्ट्रोड का अकेले का इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब हमें उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? तो देखिए, उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए किसी दूसरे ज्ञात इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड को संदर्भ के रूप में काम में लिया जाता है, जिसे संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं या रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। तो देखिए, संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में ज़्यादातर जिस इलेक्ट्रोड को काम में लिया जाता है उसे कहा जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं, जिसे SHE के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उस इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के सेल बना दिया जाता है और फिर उसका क्या ज्ञात कर लिया जाता है, सेल विभव ज्ञात कर लिया जाता है। और जो ये सेल विभव होता है, इस सेल विभव के द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। तो क्या करेंगे, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बनाकर उसका सेल विभव ज्ञात करके हम इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार इलेक्ट्रोड विभव का मापन। किसी एक इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल के विभव का मापन किसी संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किया जाता है। मैंने अभी आपको समझाया कि भाई किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन संदर्भ इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किया जाता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निश्चित होता है। देखिए बच्चों, हम जिस भी इलेक्ट्रोड को संदर्भ इलेक्ट्रोड की तरह काम में ले रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, निश्चित होता है और हमें ज्ञात भी होता है। आगे देखिए, इसके लिए सामान्यतया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को प्रयुक्त किया जाता है। ये मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लेते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, हम यहाँ पर इसकी संरचना की बात कर रहे हैं। क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का तार होता है। देखिए बच्चों, वापस समझिएगा, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम लोग बात कर रहे हैं इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है जिसपे प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी हुई रहती है। क्लियर है? और यहाँ पे एक प्लेटिनम का पत्र होता है। ये जो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 1m के, देखिए बच्चों, ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये 1m सांद्रता के H+ के जलीय विलयन में डिप करे हुए रहते हैं।
वापस देखिए, जो ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है वो 1m सांद्रता के H+ आयन वाले जलीय विलयन में डिप करा हुआ रहता है। और देखिए इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। क्या गैस प्रवाहित की जाती है? हाइड्रोजन गैस। अब ये जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, ये हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन तथा 1 बार ताप पर प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमारी संरचना होती है किसकी? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कांच की नली में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर है? यह इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा रहता है जिसकी सांद्रता 1m होती है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ रहता है, ये किस में डूबा हुआ रहता है? ये 1m H+ आयन वाला जो अम्लीय जलीय विलयन है, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अम्लीय विलयन में डिप रहता है जिसकी सांद्रता क्या है? 1m है। क्लियर है? तो देखिए यह इलेक्ट्रोड अम्लीय विलयन में डूबा रहता है जिसकी सांद्रता 1m होती है। इसमें 298 केल्विन ताप एवं 1 बार दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ से क्या है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है 298 केल्विन और 1 बार वायुमंडलीय दाब पर। क्लियर है? आगे देखिए, SHE को निम्न सेल आरेख द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों, सेल आरेख को देखिए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है, लीजिए भाई H2 गैस प्रवाहित की जा रही है, तो H2 यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर, और ये किस में है? H+ आयन में ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो डिप रहता है। तो देखिए सेल आरेख क्या हो गया? PT H2 और ये H+। इस तरीके से हम इसके सेल आरेख को प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, ये डायग्राम है आपके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ये मैंने अभी आपको बना के समझाया है। देखिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम का एक पत्र लगा हुआ है, इस पे यहाँ से क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, और ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ये डिप रहता है 1m H+ जो आयन है उसके जलीय विलयन में। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की क्या हो गई? संरचना हो गई। इस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे एक बात समझने की है। देखिए बच्चों, ये जो यहाँ पे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, देखिए ये जो हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है ये एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। कहने का मतलब है ये जो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन इलेक्ट्रोडिक अभिक्रियाओं के लिए ये सतह प्रदान करता है। क्लियर है? तो यहाँ तक की बात समझ में आई। आगे देखिए, SHE को यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैथोड एवं एनोड दोनों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। देखिए बच्चों, जो SHE है यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम कैथोड की तरह भी काम में ले सकते हैं या एनोड की तरह भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। H+, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, लीजिए भाई 12 H2 का निर्माण हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव स्वेच्छा से ही शून्य माना गया है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है उसे स्वेच्छा से ही क्या माना गया है? शून्य माना गया है। आगे देखिए, किसी भी इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बनाया जाता है। क्लियर है? यानी जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर क्या बनाएंगे? सेल बनाएंगे। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष सेल विभव ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और यह सेल विभव ही इलेक्ट्रोड का क्या होता है? विभव होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया था। अभी मैंने आपको समझाया था कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बना लेंगे, उस सेल का सेल विभव ज्ञात कर लेंगे
और जो सेल का सेल विभव होगा वो उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड विभव को क्या माना गया है, शून्य माना गया है। तो देखिए आगे, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य माना जाता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड तथा दूसरे सेल का मतलब है जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो दूसरे सेल को कैथोड के रूप में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? यानी अगर हमें जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड के रूप में काम में लेंगे, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, जो दूसरा, या बोल सकते हैं जो दूसरा अर्ध सेल है, उसे हम कैथोड के रूप में काम में लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए ई नोट सेल क्या हो गया, देखिए जो सेल विभव है ई नोट सेल बराबर ई नोट आर माइनस ई नोट एल हो गया। ठीक है, अब देखिए ई नोट आर क्या है, ई नोट आर है यहाँ पे दाहिने अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए दाहिने सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ई एल नोट क्या है, बाएं अर्ध सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्लियर है? अब आप लोग देखिए, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ऐसे भी बोल सकते हैं भाई। इसको बच्चों हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, हम लोग समझ के आए ना, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। और आप लोगों को पता है ई नोट एनोड, तो एनोड पे किसको लिया हम लोगों ने, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो ई नोट एनोड पे जो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया है तो ई नोट एनोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो शून्य होता है। क्लियर है? तो देखिए वही तो है, लीजिए भाई जो ई एल नोट है वो क्या हो गया, 0 हो गया। अरे भाई इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि जो ई नोट एनोड है वो क्या हो गया, 0 हो गया भाई, 0 हो गया। ठीक है, तो ई एल नोट बराबर 0, क्योंकि ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है। और इस तरीके से हम ई नोट सेल का मतलब है सेल का मानक विभव ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए ई नोट सेल बराबर ई नोट आर माइनस 0, यानी अब जो विभव निकल के आया ई नोट आर, वही क्या होगा, सेल का ई नोट सेल होगा। कहने का मतलब है कि जो सेल का मानक विभव है वही हमारे इलेक्ट्रोड का क्या है, वही हमारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए उदाहरण। देखिए बच्चों, अब हम लोग उदाहरण समझेंगे कि किस तरीके से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को काम में लेकर हम लोग किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड के बारे में। देखिए जब जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल का ईएमएफ ज्ञात करते हैं तो कितना आता है वो, -0.76 वोल्ट आता है, जो जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। देखिए बच्चों, मान लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड का हम लोगों को मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो देखिए क्या किया जाता है, जिंक इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बना दिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसे हम किस तरीके से काम में लेते हैं, एनोड की तरह काम में लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड को, ये जिंक इलेक्ट्रोड है भाई, जिंक की छड़ है, ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है जिंक सल्फेट में, ठीक है, जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में, और ये हम लोग मान लेते हैं हमारा क्या है, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। यहाँ से H2 गैस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर हमें जिंक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको तो हम काम में लेंगे एनोड की तरह। ठीक है, और ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसको काम में कैसे लेंगे, हम कैथोड की तरह काम में लेंगे। लीजिए भाई हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के
ये गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बना देंगे, सेल बना देंगे। दोनों को जोड़ के सेल बना देंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ठीक है, ये हमारा सर्किट पूरा हो गया। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और जिंक इलेक्ट्रोड को जोड़कर सेल बना दिया। ठीक है, अब इस सेल का जो हम लोग सेल विभव ज्ञात करेंगे वही क्या होगा, वही हमारे इस जिंक इलेक्ट्रोड का क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया हम लोगों ने देखा अभी, -0.76 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिए, इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। देखिए बच्चों क्या अभिक्रिया होगी, Zn+2 है, Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये किस में बदल गया, जिंक में बदल गया। क्लियर है? आई बात समझ में? आगे देखिए, इस सेल को निम्न प्रकार निरूपित किया जाता है। देखिए कैसे निरूपित कर सकते हैं, ये तो हम लोगों ने किसको निरूपित कर दिया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये हम लोगों ने निरूपित कर दिया किसको, हम लोगों ने जिंक इलेक्ट्रोड को। और जिंक इलेक्ट्रोड कैसे व्यवहार कर रहा है, देखिए जिंक इलेक्ट्रोड कैसे व्यवहार कर रहा है, कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर है? आगे देखिए, कॉपर इलेक्ट्रोड, देखिए जिस तरीके से हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया, उसी तरीके से हम कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। अरे भाई क्या करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर सेल बना लेंगे। ठीक है, अब इस सेल का सेल विभव ज्ञात कर लेंगे, और जो इस सेल का सेल विभव होगा वो इस कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड को लेने पर बने सेल को निम्न प्रकार निरूपित करते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से निरूपित करेंगे, PtH2H+, ठीक है, और लीजिए यहाँ पे Cu+2Cu, यानी कहने का मतलब है ये तो निरूपित कर रहे हैं हम लोग किसको, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, जो एनोड की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये हम लोगों ने निरूपित कर दिया किसको, कॉपर इलेक्ट्रोड को। और कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है। आई बात समझ में? देखिए इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। भाई जो Cu+2 है, जो कॉपर आयन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल जाते हैं। अब देखिए इस सेल का EMF, देखिए इस सेल का जो मानक विभव है वो कितना मिलता है, 0.34 वोल्ट प्राप्त होता है, जो कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, आगे देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव का नेगेटिव मान, ठीक है, इसका जो नेगेटिव मान है वो यह सिद्ध करता है कि जिंक H+ को अपचयित कर सकता है। देखिए बच्चों हमने देखा ना कि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, देखिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना आया था, -0.76 वोल्ट, यानी माइनस में आया था। अब यहाँ ये कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का जो नेगेटिव मान होता है वो यह सिद्ध करता है कि जिंक H+ को क्या कर सकता है, अपचयित कर सकता है। क्लियर है? आगे देखिए, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान, पॉजिटिव मान, यह सिद्ध करता है कि Cu+2 आयन H+ आयनों की तुलना में आसानी से क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। तो देखिए बच्चों अगर हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें तो कितना निकल के आया था, देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए निकल के आया था 0.34 वोल्ट। ठीक है, यानी ये धनात्मक है। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान यह सिद्ध करता है कि जो Cu+2 आयन है वो H+ आयनों की तुलना में क्या हो जाते हैं, आसानी से अपचयित हो जाते हैं। अब देखिए मान लेते हैं अब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर सेल बना रहे हैं। कहने का मतलब है जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ के हम लोग क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। कैसा सेल बनेगा, गैल्वेनी सेल बनेगा। ठीक है, अब इस गैल्वेनी सेल के लिए हम EMF ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों इन दोनों इलेक्ट्रोडों से बने सेल का विभव 1.10 यानी 1.10 वोल्ट होता है, यानी 1.1 वोल्ट प्राप्त होता है। देखिए बायां इलेक्ट्रोड, बाईं साइड हम लोग क्या लेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को लेंगे। ठीक है, लीजिए जिंक,
जिंक बदल गया Zn+2 में, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। भैया हम लोग पढ़ के आए ना गैल्वेनिक सेल में कि जिंक का तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अब देखिए दाईं साइड क्या होगा, दाईं साइड हम लोग लेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड को, कॉपर का अपचयन होगा। भाई जो Cu+2 आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किस में बदल जाएंगे, कॉपर में बदल जाएंगे। ये अभिक्रिया होगी, ये भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो आगे देखिए, अतः सेल की समग्र अभिक्रिया निम्न होगी। देखिए बच्चों ये हमारे सेल की समग्र अभिक्रिया हो गई ये वाली। देखिए जिंक प्लस Cu+2, लीजिए भाई जिंक बदल गया Zn+2 में, Cu+2 बदल गया Cu में, यानी जिंक का Zn+2 में तो हो गया ऑक्सीकरण और Cu+2 का Cu में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब हमें सेल का EMF ज्ञात करना है। लीजिए भाई ई सेल बराबर ER - EL। ठीक है, लीजिए ER कितना है, जो हमारे कॉपर इलेक्ट्रोड की हम लोग बात कर रहे हैं उसका आएगा 0.34 वोल्ट। ठीक है, और जिंक इलेक्ट्रोड का कितना था, -0.76। ठीक है, तो लीजिए भाई 0.34 वोल्ट माइनस कर दिया और ये ब्रैकेट में -0.76 वोल्ट। ठीक है, कितना निकल के आया हमारा सेल का EMF, 1.10 वोल्ट। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़कर जो सेल बनाया उस सेल के लिए हम लोगों ने EMF को क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आई गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। अब देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी, देखिए बच्चों मानक इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती है। विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए बच्चों ये कहा जाता है कि जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है और विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो देखिए आगे, देखिए बच्चों आपके सामने जो ये श्रेणी है, आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो श्रेणी है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे इन स्पीशीज को मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए बच्चों अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मानक अपचयन विभव को घटते क्रम में क्या किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। देखिए इसी श्रेणी को मैंने आपको 2 टुकड़ों में बांट के दिखाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों इस श्रेणी को मैंने 2 स्लाइड में ली है, एक तो ये स्लाइड है और ये एक नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए समझने की कोशिश करना, अगर आप ध्यान से श्रेणी को देखोगे तो इस श्रेणी में बेटा देखिए सबसे बीचों बीच में, देखिए वापस समझने की कोशिश करना, इस श्रेणी में बच्चों सबसे बीचों बीच में किसको लिया गया है, हाइड्रोजन को लिया गया है। और हाइड्रोजन के लिए यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान आता है वो कितना आता है, 0 आता है। देखिए ये 0 है। और अगर आप ध्यान से इसको इस स्लाइड में देखेंगे, इस स्लाइड में आप देखेंगे तो देखिए बिल्कुल बीचों बीच में ये हाइड्रोजन को लिया जाता है जिसके लिए क्या आता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 आता है। अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर उन स्पीशीज को लिया जाता है जिनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, धनात्मक है, और हाइड्रोजन से नीचे उन स्पीशीज को लिया जाता है जिनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, ऋणात्मक है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, इससे आप इन स्लाइड में समझ सकते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी स्पीशीज है उनके लिए ये जो मानक अपचयन विभव है इनके मान क्या है, धनात्मक है। और हाइड्रोजन के बाद वाले जो इस श्रेणी में मैंने लिए हैं, इस स्लाइड में जो मैंने लिए हैं, देखिए इनके मान क्या है, ऋणात्मक है। अब हम देखिए इस साइड वाली स्पीशीज की हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी अपचय क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। देखिए बच्चों मैं आपको इस पूरी श्रेणी से इस चीज को समझाना चाहती हूँ कि देखिए इस साइड की जो ये स्पीशीज है इनके लिए ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, अपचय क्षमता बढ़ती जा रही है। और अब बात की जाए इस साइड की स्पीशीज के बारे में तो नीचे से ऊपर जाने पर इनकी ऑक्सीकरण क्षमता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, प्रबलतम ऑक्सीकारक।
तो यहाँ पे बेटा जो ये फ्लोरीन है ये क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है। और जो यहाँ पे लिथियम प्लस है, जो Li+ आयन है, ये क्या है, दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, दुर्बलतम ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक। तो कहने का मतलब है कि इस साइड की जो स्पीशीज है उनके लिए ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, F- की बात करें, जब फ्लोराइड आयन की बात करें, तो ये फ्लोराइड आयन यहाँ पे क्या है, दुर्बलतम अपचायक है। क्या है ये, दुर्बलतम अपचायक है। जबकि अगर हम लिथियम की बात करें, देखिए बच्चों सबसे नीचे जो ये लिथियम है इसकी बात करें तो ये क्या है, ये प्रबलतम अपचायक है। क्या है ये, प्रबलतम अपचायक है। तो देखिए तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है और विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ऋणात्मक E0 का अर्थ है कि जो रेडॉक्स युग्म है, जो रेडॉक्स युग्म H+H2 है, उस युग्म की तुलना में क्या है, प्रबल अपचायक है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, मान लीजिए अगर E0 का मान ऋणात्मक है, जो E0 है या हम बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसका मान ऋणात्मक है, तो इसका मतलब है कि वो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उस युग्म की तुलना में क्या है, वो प्रबल अपचायक है। तो हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रोड युग्म है वो क्या है, वो अपचायक है, प्रबलतम अपचायक की तरफ बढ़ते हैं हम जब ऊपर से नीचे जाते हैं। आगे देखिए धनात्मक E0 का अर्थ है कि रेडॉक्स युग्म H+H2 युग्म की तुलना में दुर्बल अपचायक है। कहने का मतलब है ये देखिए आप लोग कि हम लोग जो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर हम लोगों ने लिए हैं धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाले इलेक्ट्रोड युग्म को। तो कहने का मतलब है कि जो ये धनात्मक वाले हैं इनसे तात्पर्य है कि ये हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, दुर्बलतम अपचायक है। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ये देखिए दुर्बलतम अपचायक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च है। देखिए बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था कि सारणी में फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सबसे ज्यादा है, उच्च है। कितना है, 2.87 वोल्ट है। ठीक है, तो देखिए सारणी में फ्लोरीन का मानक इलेक्ट्रोड विभव उच्च है। यह इंगित करता है कि फ्लोरीन गैस यानी F2 की फ्लोराइड आयन यानी F- में अपचयित होने की प्रवृत्ति क्या है, अधिकतम होती है। ठीक है, अतः फ्लोरीन गैस प्रबलतम ऑक्सीकारक है एवं फ्लोराइड आयन क्या है, यहाँ पे दुर्बलतम अपचायक है। भाई मैंने अभी आपको बताया ना कि ये तो क्या है, प्रबलतम ऑक्सीकारक है, जबकि फ्लोराइड आयन दुर्बलतम अपचायक है। आगे देखिए लिथियम का इलेक्ट्रोड विभव न्यूनतम है। यह इंगित करता है कि लिथियम आयन दुर्बलतम ऑक्सीकारक है जबकि लिथियम प्रबलतम अपचायक है। देखिए बच्चों ये भी मैंने आपको समझाया है। देखिए यहाँ पे कि भाई जो लिथियम आयन है वो तो दुर्बलतम ऑक्सीकारक है जबकि लिथियम क्या है, प्रबलतम अपचायक है। क्लियर है, ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव 0 होता है। ये बात मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव 0 होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी में बिल्कुल बीचों बीच में हाइड्रोजन को लिया जाता है। हाइड्रोजन से नीचे जो ऋणात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव वाले हैं उन स्पीशीज को लिया जाता है और हाइड्रोजन से ऊपर जिनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है उनको लिया जाता है। कहने का मतलब है कि इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्पीशीज को मानक इलेक्ट्रोड विभव या जिसे हम ये कह सकते हैं कि मानक अपचयन विभव के घटते क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में। देखिए बच्चों इसके अलावा यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से इसको देखिए। देखिए बच्चों ध्यान से इसको आप देखिए, इस सारणी को ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी भी 2 स्पीशीज को लेकर अगर हम लोगों को सेल बनाना है तो ये कहा जाता है कि एनोड उसका बनाया जाता है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मान क्या हो, कम हो।
कम का मतलब है या तो ऋणात्मक में हो या कम हो। और कैथोड उसका बनाया जाता है जिसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या हो, ज़्यादा हो या धनात्मक हो। अब देखिए इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जा रहा है जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड की सहायता से। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड, देखिए जिंक इलेक्ट्रोड के लिए कितना है मान, -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड को तो हम कैसे लेंगे, एनोड की तरह। और देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड की हम लोग बात करें, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए इस मानक इलेक्ट्रोड विभव है 0.34, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हम लोग कैसे काम में लेंगे, कैथोड की तरह। क्लियर है, तो ये चीज आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये आपको ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ तक का टॉपिक आज हमारा पूरा हो गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से इसे पढ़िए। अब आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग नैनसट समीकरण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।